हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट बातों बातों में, जहाँ पे हम बात करते हैं इंडियंस लिविंग इन क्रैको। एंड आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो यहाँ के आपको ट्रक ड्राइविंग के रूल्स, रेगुलेशन एंड सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताएंगे। एंड लेट्स वेलकम शरणप्रीत। वेलकम शरणप्रीत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting me in your podcast. And yes, as you said that you wanted to talk about the trucking in Europe. So yeah, let's begin. Oh, perfect. Yeah. So let us know how your journey began and why you choose Poland. So basically 2016 में फर्स्ट प्रेफरेंस या कह लीजिए कि बहुत सारी कंट्रीज़ का दिमाग में था। पेरेंट्स भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, पर एट दैट टाइम जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन थी तो हमको पोलैंड ही लगी। तो बाद में वी गॉट द वीज़ा क्विकली एंड इजीली, एंड that's how we get here. And we came here on study visa, me and one of my childhood friend. He's in Switzerland now. So yeah, this is our journey, the beginning step which we put in Poland. Yeah. So normally जब हम देखते हैं कोई भी इंडिया से चाहे कोई भी एक्सपैट्स दूसरी कंट्री में जाता है, उनके अपने खुद के स्ट्रगल्स होते हैं, राइट? एंड समटाइम ऐसा होता है कि आपने कुछ और सोचा होता है इंडिया में कि आप वहाँ पे जाके ऐसा कर सकते हो, एंड आपका ऐसा था कि आपने कुछ सोचा था वो यहाँ पे आके नहीं हुआ। लेट्स से कि इंसान बहुत कुछ प्लान तो करता ही है अपनी लाइफ में कि उसकी जर्नी ये होगी, पर ऑन द अदर हैंड नेवर समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स थिंग्स डजंट गो एज यू प्लान, राइट? सो हमने भी बहुत कुछ सोचा था, बट एट द सेम टाइम बाद में हमको ऐसा भी मालूम नहीं था यहाँ पे यूरोप में सिर्फ एक यूरोपियन कंट्री है, ऑब्वियसली यहाँ पे यूरो ही चलता होगा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब हु आर इन यूरोप। सो उनकी बातें सुन के तो लगता था हाँ कंट्री अच्छी होगी, इट्स अ कंट्री इन यूरोप एंड इट विल बी ऑल राइट। बट बाद में आके थोड़े डिफरेंसेस इधर उससे बिल्कुल अलग हुए हमारे साथ। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे? हाँ राइट, हम स्टूडेंट वीज़ा। कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसी बात हो जो आप बताना चाहें जो आज के मे बी टाइम पे डिफरेंट हो? बेसिकली पोलैंड उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था अमंगस्ट इंडियन टू ट्रैवल टू एंड लाइक गो एज अ कंट्री टू लिव इन एंड ऑप्ट द फ्यूचर इन। तो जब हम आए थे तो एक वो ऐसे एज अ स्पैम या स्कैम यूनिवर्सिटी क्रिएट कर रखी थी एजेंट्स ने, जो सिर्फ एक नॉर्मली अपार्टमेंट या एक हाउस टाइप बिल्डिंग में थी। उसमें 2-3 रूम्स थे जहाँ पे क्लासरूम लगती थी, तो बहुत सारे बच्चों का एडमिशन सिर्फ वीज़ा दिलवाने के लिए पर्पस के लिए, तो उसी में एडमिशन करवा के काफ़ी सारे बच्चे उन्होंने उस बैच में बुलवाए। उसके बाद भी तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करने जो इधर की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने वेरीफाई किया, तो उसको यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। तो हाँ कुछ है ऐसे थोड़े शेडी वे आपको अगर इधर लाने के लिए कुछ एजेंट्स ट्राई करते रहते हैं पुश करने के लिए कि कैसे हम भेज सकें किसी को। या उस समय तो वैसे भी इतने इंडियन नहीं थे, तो आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते थे किसी के साथ कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं। सो यू जस्ट गो एंड बिलीव द वर्ड ऑफ द माउथ एंड यू गो फॉर इट। बट ऐसा हुआ है कभी कि जैसे आपने, बिकॉज आप जब आते हो यहाँ पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है तो फिर आपका रेजिडेंस परमिट का कैसे सीन कैसे होता है, ये लाइक आप लीगल कैसे रहते हो? At that time it was not that hard. Authorities was not like looking thoroughly. इतना नहीं था, वो आप आ रहे हो बस वो ये भी चेक नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी का नाम देख रहे हैं, सिर्फ वो गूगल पे है या इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रही है, एंड दैट्स दैट। एंड यू जस्ट एग्जिट गो आउट ऑफ एयरपोर्ट एंड somebody is there to pick you up. Sometimes there is nobody to pick you up. एंड जस्ट वो एक हॉस्टल में जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ही चार्ज कर रही है अकोमोडेशन, वहाँ पर ले आके छोड़ देते हैं और बाद में वो बोलते हैं आपको जैसे लगे। अगर आपको फ़ीस पे करके पढ़ना है आगे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, लीगैलिटी रखने के लिए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो टू वी कैन पार्ट आवर वेज हियर। As I know, like you came on student visa, so like what was your first job and how was your experience doing that job, and maybe any memory you have to share with us? So yeah, being a foreigner and a person who doesn't have any path or who's not guided by the parents or there is nobody to help someone around, so हमारी भी फर्स्ट जॉब थी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में थी, वॉर्सो में, द कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड। तो अच्छे एक्सपीरियंस थे, पर यही है कि थोड़ा हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो इतने हेल्पफुल नहीं हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस की हमने, पर द जॉब वाज ओवरऑल गुड बिकॉज थोड़ी ह्यूमिलेशन है कि आपको जो एग्जैक्ट आपका वेज रेट है पर आवर वो आपको अच्छे से पे नहीं किया जाता।
suppose at that time it was around 12 zloty per hour, but जो हमारा बंदा था जिसने हमको हायर किया था, the third party agent, he's taking 3 zlotys for himself and giving us like 7, 8 something like this. So वो भी है. बाकी और जॉब्स में तो चलता ही रहता है आपको लीगल रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्डन्स आपको एट द सेम टाइम फेस करने को मिलते हैं. अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको लीगल भी रहना है. अगर आपको लीगल रहना है तो आप स्टक हो जाते हो एक ही चीज़ में, तो यू गो इन अ लूप एंड लूप होल कि आप उसी चीज़ पे दोबारा आप तंग भी हो रहे हो उधर, पर आप छोड़ भी नहीं सकते हो. सो हाँ, देयर वाज a lot of chances, experiences with our bitter. So yeah, I think normally जब भी I remember those time, like normally जब भी कोई बंदा इंडिया से आता था तो he pay large sum of amount to agents or maybe to universities, right? तो उस समय like you cannot even earn that much in Poland. Yeah, that's for sure, because the major thing for that, the currency doesn't compensate it. क्योंकि यूरो ना होने की वजह से इनकी करेंसी, हमने इतना रिसर्च भी नहीं किया था, तो जब हम आए हमको लगा ठीक है उधर जाके कुछ ना कुछ हो जाएगा. एंड ऑल्सो वी डिसाइडेड दैट वी वॉन्ट कंटिन्यू आवर स्टडीज़, कि हमको अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना है कि उनको फ़ी ना पे करनी पड़े हमको अगले सेमेस्टर की. सो वी चोज टू गो फॉर द वर्क परमिट इंस्टेड. And it was not even that much fees at that time, 3,000 euros it was, but you were not able to make that much. That's true. It's because कुछ ना कुछ चाहिए कि कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो कंपनसेट कर रही है. अगर हाँ सैलरीज यूरो में है और फीस भी यूरो में है, या तो ज़्लोटी में फ़ीस होती 3,000 ज़्लोटीज, that's more than affordable. So हाँ, वो चीज़ें तो थी. So it was like a drawback for students especially. So normally जब हम बात करते हैं like student life के बारे में, so we have to pay for our rent, we have to pay for everything, right? And job market also, they are the agents in a middleman who was taking away your money, right? Yeah, it's not every time it's the case, because also ये भी चीज़ है कि आपको language is the most bigger and important barrier which you have to like jump across. Otherwise you will land every time on the job which is not good in like standards. आपको मतलब कुछ रहने सहने का अच्छा नहीं मिलेगा, वर्किंग कंडीशंस ख़राब होंगी, आपको वेज रेट जो मार्केट रेट है वो हमेशा कम मिलेगा. सो आई इंसिस्ट कि जो भी अगर जॉब करनी चाहे, इवन इफ इट इज़ अ ब्लू कॉलर जॉब, यूरोप में कहीं भी, तो यू गो फॉर द लैंग्वेज फर्स्ट, इवन इफ इट इज़ टाइनी स्टेप्स, जस्ट गो वन एट अ टाइम. के इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस को तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आवर लैंग्वेज इज़ ड्रिवन फ्रॉम संस्कृत and Persian, and we don't find it difficult to like speak and learn languages. Yeah, just don't be scared and learn basic, at least basic level. तो उसमें आपको opportunities, advantages, ये बहुत कुछ आपको एक्सपोजर मिलने लग पड़ता है. जो पोलिश लोग काम कर रहे होंगे XYZ को किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ के नेटिव काम कर रहे होंगे, आपको भी वो सेम वर्किंग कंडीशन, सेम राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. So normally जब हम लोग बात करते हैं like language की, especially in 2016 आपको language job के लिए चाहिए ही थी most of the time, even though अगर आपने corporation करनी है 80% of the time, yeah, until unless आप किसी Asian या किसी सेम लैंग्वेज स्पोकन एम्प्लॉय के साथ काम नहीं कर रहे हो. या सो अगर आप इवन दो ब्लू कॉलर जॉब करते हो, बट एट दैट टाइम इट वाज अ रिक्वायरमेंट, बट अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं है. नहीं, आई डिसएग्री ऑन दैट, बिकॉज इट्स द सेम. बिकॉज द जो भी इंडस्ट्री में अभी मैं काम कर रहा हूँ, द मोस्ट फेवरेबल थिंग आस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग दिस जॉब विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो भी कंपनीज हैं यो जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, विच आई ऑल्सो गेट ऑफर फॉर. तो उसके लिए मेरे को उधर नहीं जाना था, तो इसीलिए मेरे को लैंग्वेज का ही बेनिफिट हुआ कि मेरे को अच्छी कंपनी मिल गई. क्योंकि आई थिंक इन 2019 समथिंग यहाँ पे आईटीज कंपनीज बहुत आ गई थी. तो उसकी वजह से आई थिंक जो अभी लोग आ रहे हैं डायरेक्टली वो जॉब पे ही आ रहे हैं, एंड दे डोंट रिक्वायर पॉलिश टू डू अ जॉब इन पोलैंड राइट नाउ. I think it's much more easier for
now people who are coming to Poland true. rather than people who we came like in 2016 and after, like before that, for example. You must learn Polish at that time. But there is a huge difference. There is a huge gap in the situation of people who are coming in IT industry, and there is a like huge gap in the people who are coming like into blue collar jobs. Because वो professional है, पर जो लोग नहीं कर सकते हैं professional job, जिनका education background इतना strong नहीं है, so they have to learn language. Yeah, of course. Because even though if you work in restaurants, you have to speak in Polish. Otherwise, you will not communicate with each other. A restaurant is also the language is not needed most of the times, because mostly you working in the kitchen or you working in the bar, you don't interact with customers that much. And restaurants में ये भी तो है ना कि आप ज़्यादातर interact उन्हीं लोगों से कर रहे हैं जिनको English आती है. Most of the people come, the clients come to your restaurant, they know English. Yeah. But normally जब हम बात करते हैं जॉब्स की, जैसे आप जॉब कर रहे हो ट्रक ड्राइविंग की, राइट? तो ऐसा कुछ सेफ्टी मेजर होती है ट्रक ड्राइविंग में कि आपको वो फॉलो करनी पड़ती है यूरोप में मोस्ट ऑफ द टाइम? हाँ, मतलब जो यूरोपियन रूल एंड रेगुलेशंस हैं, दे फॉलो द जिनीवा कन्वेंशन रूल्स, and it's the most safest and reliable, I think, for drivers, for their lifestyle and everything, because we have very strict regulations that you cannot drive like more than 9 hours, and then you must take a break, because I have several friends in the United States, and I also know some friends from India who work as a driver over there. So उनकी थोड़ी कंडीशंस, मतलब वर्किंग कंडीशन भी ले लीजिए, सेफ्टी भी कह लीजिए, या रेगुलेशंस उनकी जॉब को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देती हैं, क्योंकि दे आर नॉट सेफ ऑन द रोड, बिकॉज इट्स वेरी difficult job, because sometimes you are carrying a huge weight, which it can be 25,000 kilograms, and it's pretty dangerous on the road for other drivers and cars as well. So yeah, so Europe is pretty safe in that. So which kind of truck you drive, like a long route, international, local? So I drive on a route from Netherlands to Germany basically, and Netherlands is famous because they have very good access to the sea, and they have a huge logistics industry over there. And yeah, that's like people have jobs who drive whole around the Europe, but I specifically choose only these two countries because it's not hard to work in this, and we have specifically fixed companies where we have to load and unload, so it's more easy for us, easy to remind where we are going, and sometimes when we have to park in the night, so I know basically where I have to stay at the night, because Germany is a country which is in the center of Europe, and it's very hard to find a place to park a truck after 5 in the evening. सो नॉर्मली जैसे आपने बोला कि आपके फ्रेंड्स रहते हैं अमेरिका में, अदर कंट्रीज में, वहाँ पे हमने देखा है कि छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान जा सकती है, राइट? तो आप ऐसा यूरोप में वो डिफरेंट ऐसा क्या करते हैं कि ऐसे रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं? So the first thing is to get a European heavy trucks license. It's very hard, very lengthy procedure, because you cannot like you cannot make a shortcut and just make a license out of it. You have to go through the theory, you have to go through the practical, and they scrutinize you like anything else. So एक तो वो चीज़ है, दूसरा ये है कि यहाँ के रूल्स बहुत सेफ हैं. आई डिडंट सॉ द अमेरिकन रूल्स, बट आई कैन वाउच फॉर द यूरोपियन वंस के यहाँ के रूल्स एंड द प्रोसेस विच यू हैव टू ऑब्टेन टू गेट अ लाइसेंस, इट्स प्रीटी टफ. सो यूएस में हम लोग देखते हैं लाइक ऑल द टाइम ऑन इंस्टाग्राम की किसी ड्राइवर की वजह से छोटी सी गलती की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, और प्लस स्पीड ज़्यादा होगी जहाँ वो लॉन्ग आवर्स पे ड्राइव करते हैं. यूरोप ऐसा क्या कर रहा है जिससे ये जो चीज़ें हैं ये कम हो रही हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि अगर मैं जर्मनी की ही बात करूं, आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द अमाउंट्स ऑफ लाइक टिकट्स और द फाइन्स यू गेट इज़ वेरी हेफ्टी. और दूसरी बात, आपको लाइसेंस लेना है, उसके लिए भी आपको बहुत दिक्कत परेशानियां आएंगी, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसीजर है इतना इजी नहीं है. मेरे को यूएस का मालूम नहीं है, बट आई हैव मेड लाइसेंस माई सेल्फ, एंड मेरे को मालूम है कि किस प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट
यूएस इंडस्ट्री में जहाँ तक एज फार एज आई नो कि जितना वो ट्रक चलाएंगे उतना ही उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड यूरोप में ऐसा है कि आपकी फिक्स सैलरी है, सो देर इज़ नो प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको ट्रक चलाना ही चलाना है। वहाँ हमारे यहाँ फिक्स्ड आवर्स हैं ड्राइविंग के, कि हमको 9 घंटे ट्रक चलाने हैं तो हम 9 घंटे ही चलाएंगे। अगर उसके 10 मिनट भी ऊपर हमने कर लिया तो हम एक प्रिंट आउट क्योंकि देर इज़ अ डिवाइस विच रिकॉर्ड्स ऑल योर वर्किंग आवर्स, योर ब्रेक्स एंड एवरीथिंग, विच इज़ कॉल्ड ट्रकोग्राफ। एंड अगर हमने 10-15 मिनट भी ऊपर नीचे कर लिया दैट्स एक्सेप्टेबल, बट आपको वो प्रिंट आउट निकाल के आपको रीज़न मेंशन करना होगा, बिकॉज दे कैन बी ट्रैफिक हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको जो पार्किंग है जहाँ पे आपको पार्क करना था अपनी ब्रेक के लिए तो आपने पार्क नहीं कर सके तो आपको अगली पार्किंग में जाना है। सो यू हैव टू मेंशन अ स्पेसिफिक रीज़न कि अगर आपको कोई पुलिस वाला चेक करे तो ही विल लेट यू गो। बट इट इज़ इफ इट इज़ लाइक 1 घंटा ज़्यादा चला रहे हो आप, 2 घंटा ज़्यादा चला रहे हो, सो द अमाउंट ऑफ फाइन यू विल गेट इज़ अनइमेजिनेबल, एंड उसमें आप भी लायबल हो और आपकी कंपनी भी लायबल है। सो दिस इज ऑल्सो रीजन। नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं इंडिया की ट्रक ड्राइवर्स राइट, और यहाँ के ट्रक ड्राइवर्स, इंडिया में क्या होता है कि समटाइम जैसे हमारे कुछ गांव में ही लोग होते हैं जो ट्रक ड्राइविंग करते हैं तो वो महीना 2-2 महीने बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या वर्क लाइफ बैलेंस है जो यूरोप में लोगों को और खींचता है ट्रक ड्राइविंग करने के लिए? यहाँ पे ये है कि आप सिस्टम्स में बाकी यूरोप का तो मेरे को मालूम नहीं है, पर मैं पोलैंड का आपको बता सकता हूँ। बट मोस्टली बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है कि आप यू कैन चूज़ अ सिस्टम, आपको कौन से सिस्टम में काम करना है। जैसे मैं एज अ ड्राइवर 3/1 में काम करता हूँ। दैट मीन्स कि मेरे को 3 हफ्ते काम करके मैं 1 हफ्ता घर आ सकता हूँ। और अदरवाइज देर इज़ सिस्टम्स, अगर आपको मंडे जाना है फ्राइडे तक ड्राइव करके एनीवेयर इन द यूरोप, आप फ्राइडे को घर आ सकते हो वापस, और सैटरडे संडे आप ऑफ ले सकते हो। अदरवाइज 2/1 ऐसे करके 4/1। सो देयर आर सेवरल सिस्टम्स यू कैन चूज फ्रॉम। बट इज इट अ डिफरेंस, लाइक आपको ज़्यादा पे मिलती है अगर आप 3 दिन नहीं आते हो घर पे, जहाँ 3 हफ्ते नहीं आते हो? ऑब्वियसली वो तो एक ह्यूज डिफरेंस है ये, क्योंकि द 1 वीक यू आर गोना गो टू द होम, आप घर जा रहे हो जो 1 हफ्ते में, उसमें आपको सैलरी पे नहीं करेंगे वो। ओके। हाँ, बट द गुड पार्ट इज अगर आप जॉब पे हो, सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है और आपको वो पेड होता है कंपनी की तरफ से। So, जब हम लोग ट्रक ड्राइविंग की बात करते हैं, स्पेशली लाइक इन पंजाब वी हैव सो मेनी ट्रक ड्राइवर्स, एंड इवन दो इन पीपल हु कम फ्रॉम पंजाब दे गो इन फॉरेन कंट्रीज एंड दे डू द सेम। आपको लगता है कि ट्रक ड्राइविंग के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए स्पेशली कुछ टैबू है, लोग उनको ज़्यादा जज करते हैं? हाँ, आई कैन से दैट्स मोस्ट ऑफ इट इज़ ट्रू, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है बट आप सोसाइटी में जाओगे तो लोग आपको जज करना तो शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि या तो उनके खुद के बच्चे या सराउंडिंग में कोई ना कोई फैमिली के मतलब बच्चे अच्छी जॉब्स कर रहे होंगे या कुछ अपना बिजनेस होगा, बट एट द सेम टाइम नॉट एवरीबडी इज़ वेल टू डू। सो आपको तो कुछ ना कुछ वही चूज़ करना पड़ेगा जो आपको उस टाइम पे अच्छा लग रहा है। तो हाँ, society is very judgmental in India. That's the taboo is true for sure. So you said like in India there is a very big taboo, but as compared to like Poland currently, how people perceive when you tell them like you do driving? It's kind of a respectable profession if you take it into terms of the Polish people or the Polish culture or the European culture at all, क्योंकि ये बहुत ही respectable culture है। I work in Netherlands, and in Netherlands it's kind of a lifestyle. अगर आप नेदरलैंड्स में कभी जाओ तो आप उनके हाईवे पे उनके ट्रक्स देखो, दे इन्वेस्टेड अ लॉट इन द ट्रक्स एंड इट्स लाइक दे बीइंग ऑन द रोड, इट्स लाइक होम टू देम। तो वो चीज़ है कि इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल। अगर कोई इंडिया का बंदा जो आप उधर सोसाइटी में वो सोच रहा है कि ये कोई अच्छा कैरियर नहीं है चूज़ करने के लिए, उसको आप यूरोप में लाके खड़ा करो और दिखाओ कि ये चीज़ें हैं, तो आई थिंक they will completely see it from a different perspective then. Yeah, and I think जब भी ट्रक ड्राइविंग लोग चलाते हैं, I feel कि वो they feel more proud here than in India, I feel. क्योंकि मैं काफ़ी सारे ड्राइवर्स को मिलता हूँ, मतलब डच ड्राइवर्स को और जर्मन ड्राइवर्स को, they take their children with them in the job because they feel pride in this, and वो भी एक बात है। और दूसरी बात ये है कि द प्रोफेशन पे यू स्मार्टली। ये नहीं है कि वो कुछ मतलब आप जॉब भी हार्ड कर रहे हो लाइक इंडिया। दैट आई थिंक दैट्स व्हाई द ताबू एग्जिस्ट, बिकॉज
वहाँ पे आप काम भी बहुत ज़्यादा इनसे हार्ड कर रहे हो, तो पर आपको पे भी वो पे जो पे में सॉरी सैलरीज हैं वो भी आपको अच्छी पे नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए क्योंकि एट द एंड इट कम्स टू मनी, दैट हाउ यू सर्वाइव विद द पे चेक यू गेट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो वही है यहाँ पे, आई थिंक इट्स वेरी ऑनरेबल profession to be in. Yeah. So normally, like I know some truck drivers, like my close friends, and they said like we will drive a truck, especially in Canada. They said like we will drive a truck in 2 or 3 years and we can buy our own house. So यूरोप में ऐसा है कि अगर आप 3-4 साल में ट्रक चलाते हो तो आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि आप कुछ भी बाय कर सकते हो। यूरोप में आई कैन से कि ये इतना ज़्यादा ट्रू नहीं है, बट इट्स ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है, अचीवेबल है, मगर आपको थोड़ा जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। शायद 10 साल आपको अगर रेगुलरली आप एज ए ट्रक ड्राइवर काम कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम उस चीज़ को ये कंपनसेट करती है कि उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके रूल रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट या ड्राइवर्स की फेवर में नहीं है, दैट्स मोर फेवरेबल टू द कंपनीज। So इसीलिए I think we see a lot of accidents involving trucks in the states and this South American countries. Yeah. Okay. So probably many people will be watching us today and उनको भी maybe in future यूरोप में आना होगा, कोई लाइसेंस वगैरह बनाना होगा। Is there a possibility कि आप इंडिया से डायरेक्टली आ सकते हो as a truck driver, or how easy it is to get a license and what is the process? If you willing to share. So it's kind of two separate questions कि अगर किसी को इंडिया से आना हो और अगर किसी को इधर आके लाइसेंस बनाना हो। अगर किसी के पास इंडिया में ऑलरेडी हैवी ट्रक का लाइसेंस है, so they can come for sure, but nowadays it's a challenge to get an appointment from embassy of Poland. But अगर लाइसेंस पोलैंड में आके बनवाना है तो इट्स नॉट दैट हार्ड। सारा प्रोसीजर उनकी वेबसाइट पे दे रखा है। आपको थ्योरी टेस्ट, यू हैव टू गो थ्रू अ थ्योरी टेस्ट, देन अ प्रैक्टिकल टेस्ट, एंड देन देयर इज अनदर सर्टिफिकेशन यू हैव टू डू व्हिच इज कोड 95, जो आपको डॉक्टर और इंजीनियर एक ट्रक के बारे में सेम टाइम पे बना देती हैं। तो उसको कोड 95 बोलते हैं, व्हिच इज लाइक in operation in whole of the Europe. This certification is the must you should have as a driver. Otherwise you cannot drive a truck. बट आपको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, लाइक कौन सा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए? हाँ, उसके लिए आपको बी कैटेगरी का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, विच शुड बी ओल्डर देन 180 डेज। इट शुड बी फॉर 180 डेज। उसके बाद आप एलिजिबल होके आप C+E कैटेगरी का। सो इधर ट्रक या जैसे इंडिया में लाइट मोटर व्हीकल रेफर एज अ कार और स्मॉल व्हीकल्स, यहाँ पे उसको बी कैटेगरी बोल देते हैं। और अगर आपको ट्रक का लाइसेंस बनाना है तो उसको C और C+E बोल देते हैं। ओनली ट्रक इज C, अदरवाइज द ट्रक कंसिस्टिंग ट्रेलर इज C+E, सो इट्स अ कैटेगरी व्हिच गिव्स यू राइट टू ड्राइव अ ट्रक। ओके, सो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग मे बी किसी और यूरोपियन कंट्री में आके पोलैंड में लाइसेंस बनाते हैं, इफ यू नो समवन। हाँ, देयर इज a lot of people, because वही है, it comes to the same thing again, that language is the most important thing, because ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, इटली में आपको उन्हीं के लैंग्वेज में टेस्ट पास करना होगा, और फ्रांस में भी ऐसा है, और जर्मनी में भी आई गेस ऐसा ही है कि आपको जर्मन आनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट गो इन अ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल लेसन्स। इधर ऐसा है, आप जा सकते हो और आपको इंग्लिश के ऑप्शन अवेलेबल है हर चीज़ में, हर कैटेगरी में। इवन इफ इट इज़ इट इज़ अ स्मॉल बाइक, इवन इफ इट इज़ अ कार, यू हैव ऑप्शन टू लाइक अवेल द लाइसेंस, the classes in English. So for example, if someone want to maybe have this license, तो उसको कितना टाइम लगेगा? लाइक एनी कोई इज इट अ टाइम फ्रेम कि भी आपको महीना, 2 महीने, 6 महीने आपको लग सकते हैं ये ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए? I cannot say really about the time, because it depends on a person to person. ये लेंथी प्रोसीजर तो है ही है, मगर अगर कोई बंदा स्मार्ट है, कोई चीज़ें जल्दी ग्रास्प कर लेता है, तो उसके लिए आई थिंक इट्स फॉर 4 to 5 months मैक्सिमम, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. If you pass the theory test on the first attempt and the code 95, then the rest is how to say, practical only, in which you have to make several attempts for sure, because they watch you very closely, and most people cannot like pass on the first attempt. They take usually 2 to 3. I passed in third attempt, so
yeah. कभी ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने लाइसेंस लिया है मे बी आपके फ्रेंड ग्रुप में और उसके बाद ही डिसाइडेड लाइक ओ दिस जॉब इज़ नॉट फॉर मी, इट्स वेरी हार्ड? मैं खुद ही की बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को जानता हूँ हु आर वेरी एक्सपीरियंस इवन मोर देन मी, बिकॉज पोलैंड ने बहुत सारे ड्राइवर्स मिडल ईस्ट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बुलाए क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा गैप था ट्रकिंग इंडस्ट्री में फिल करने के लिए. सो एट दैट टाइम आई नो ओनली पीपल हु आर मोर इंटरेस्टेड देन सॉरी experienced than me. Someone have like 20 years of experience, किसी के पास 15 साल का है, कोई 10 साल ट्रक चला के आया है. सो हाँ, मैं ऐसा किसी को जानता नहीं हूँ जो मतलब जिसी ने बिल्कुल फ्रेश लाइसेंस लिया हो. सो दे क्विट हियर. सो नो, जब हम बात ही कर रहे हैं अभी ट्रकिंग की, राइट, और ट्रक जॉब एक्चुअली इट्स वेरी हार्ड जॉब क्योंकि आपको आई थिंक आई हर्ड फ्रॉम समवन दैट अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो यू actually can injure yourself. हाँ, that's for sure because ऐसा ना कि आपके पास बहुत तरह के गुड्स और सर्विसेज रहती हैं, सर्विसेज नहीं पर गुड्स जहाँ लोड्स ऐसे रहते हैं which sometimes include chemicals and sometimes there is a heavy load. If you don't, आप उसको अच्छे से सिक्योर नहीं करोगे so there are high chances that you can injure yourself. So there are some paper rolls which can go to the maximum height of the trailer. अगर आप वो उसको अच्छे से सिक्योर नहीं करोगे तो देर आर हाई चांसेस कि वो आपके ऊपर गिर सके. तो देर आर मेटल्स विच आर हैवी, इफ़ यू डोंट सिक्योर देम इट्स ऑल्सो देर आर चांसेस दैट यू it's very easy to. So is there like a hefty fine if you actually didn't put it on especially in Germany. अगर आप को लोड अच्छे से सिक्योर करके नहीं जा रहे हो, because some countries are not very hard about it, not very strict about it, कि अगर आप लोड नहीं भी करके जा रहे हो सिक्योर, क्योंकि हमारे पास स्ट्रैप्स रहती हैं ट्रेलर के अंदर, स्ट्रैप्स रहती है क्योंकि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेलर्स. देर आर लाइक रेफ्रिजरेटर ट्रेलर्स विच ओनली वी यूज़ फॉर लाइक सप्लाइंग फूड, एंड देर इज़ लाइक ट्रेलर विच आई ड्रोव विच इज़ काइंड ऑफ अ कर्टन साइड. तो उसमें हम हर तरह की चीज़ लोड कर सकते हैं, तो उसमें there are high chances to get injured for sure. So like in Canada and America we see people who drive a truck, they said like they load, someone else load it, someone else reload it, right, or remove it from there. You don't have to do that, but in Europe do you have to do by yourself? So not every company is the same. Depends कौन सी कंपनी में आप कैसा लोड लेने जा रहे हो. So हम ऐसे भी लोड्स लेते हैं जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं. सपोज मिल्क, वी हैव अ फैक्ट्री वेयर वी लोड मिल्क. उधर हमको ही लोड करना पड़ता है और हमको ही अनलोड करना पड़ता है. बट द गुड पॉइंट इज दे गिव यू ऑल द इक्विपमेंट यू नीड फॉर अनलोडिंग एंड लोडिंग विच इज़ मोस्टली इलेक्ट्रिक. सो दे हैव दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट्स विच ड्राइवर कैन ऑल्सो ऑपरेट. सो या बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको खुद भी करना पड़ता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स heavy loads are loaded by companies and companies themselves because they know how to handle and all. So come back to like a fun question. Okay, yeah. कि जैसे आपने बताया कि आप बच्चों को लेके जा सकते हो ट्रैकिंग पे, ऐसा कभी होता है कि लाइक आप अपनी वाइफ को भी लेके जा सकते हो? हाँ, my wife travels with me a lot. Recently she was with me for 2 weeks and yeah, she liked to see places and there's no limitation that for the time you want to be with your partner on the truck. So you have to stay on the truck, right? Yeah, you have to be in the truck but it's not that important. अगर आपका पार्टनर जाना चाहे आपके साथ, हेल्प करना चाहे या देखना चाहे कि how do you work and everything, so they can go out. Just they have to wear a safety jacket or the most important thing, they have to like follow the company's policies about the safety. Yeah, so they have all the instructions for driving. Every company have to follow the safety instructions given by the government to them. Yeah. So नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं लाइक ट्रक ड्राइविंग का, और मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि आपको ट्रक के ऊपर ही रहना पड़ता है, लाइक बीच में ही रहना पड़ता है, लाइक आप कहीं जा नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा कभी होता है कि आपने ट्रक थोड़ी टाइम के लिए रिमूव करा है और कुछ आपका जो गुड्स हैं वो स्टोलन हो चुकी हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, मतलब मेरे को 2 साल हो गए हैं काम करते को ऑलरेडी, बट द कंट्रीज आई ड्रोव इन जर्मनी एंड नेदरलैंड्स, इट्स वेरी सेफ इन टर्म्स ऑफ थिंग्स गेटिंग स्टोलन एंड एवरीथिंग. बट रिसेंटली मैं घर आने से पहले एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि हम थोड़ा,
क्योंकि मेरे को ज़्यादातर एज आई ऑलरेडी मैंशनड अर्लियर कि मेरे को कंपनीज मालूम रहती है कि अगर कहीं पे जाना है, अगर मेरा टाइम ड्राइविंग का ख़त्म हो रहा है तो मेरे को ब्रेक लेनी है, तो मेरे को वो जो जगह मालूम रहती है उधर मैं ब्रेक अपनी जो डेली ब्रेक है, नाइट ब्रेक लेने के लिए रुका। बट बिकॉज ऑफ द अदर पार्किंग्स वर फुल, मेरे को एक शेडी सी जगह पे रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए, वो बहुत डार्क थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम उधर ही रुकेंगे। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप, वी सॉ अवर ट्रेलर वाज ओपन्ड। इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर लाइक इन 2 years. But the good part was the load was heavy because it was a metal. The only one piece is of 1,500 kilograms, so nobody took it, fortunately. Otherwise, हमारे पास ऐसा भी लोड रहता है which is very lightweight and expensive. So yeah. Is there any penalty for you? I think not, because it's not our fault, and the also yeah, good that you asked this question, because ऐसा नहीं है कि आपको उतर के उनको जो भी ऐसा कुछ कर रहा है आपके साथ, आपके लोड के साथ उनके झगड़ना है या कुछ करना है, आपको बस चुप करके अपने कैबिन में बैठना है. यू हैव टू कॉल द पुलिस एंड दैट्स इट, because the load is secured. And I also request to all the fellow drivers that never ever be brave and try to stop the people who are stealing things from your truck, because the load is insured but your life is not. So yeah, definitely. So another fun question. So अगर आपको decide करना हो कि मुझे ये ट्रक जो है वो मुझे चलाना है in future, what type truck that would be? So हाँ, मतलब there is a truck I think every truck driver in Europe dream of driving, because it's a very nice machine. Sometimes it's the only truck which consists of V8 engine. It's like Scania. It used to be a Swedish company before, now it's sold to Chinese. But yeah, it's dream of हर ड्राइवर का ड्रीम है कि वो ट्रक को ड्राइव करना है. तो हाँ, it's Do you need like special kind of license for that? No, it's the same truck. It's the same Yeah, truck. it's the same truck, but the modifications they do on that truck is sick. So perfect. So normally जब हम बात करते हैं इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स की, right, they have when they come back from this route, they have 100 story to tell, oh this happened on the road, that happened in the road, right? तो आपका कोई ऐसा maybe rememberable story है जो आप शेयर करना चाहें, or maybe funny one? Actually not funny or not very interesting, but हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि हमारे लोगों को ये भी एक टबू है कि हम एशियन हैं, हमारी स्किन का कलर अलग है, तो हमारे साथ अगर हम एज अ ड्राइवर किसी जर्मन या नेदरलैंड की कंपनी में लोडिंग या अनलोडिंग करने जा रहे हैं तो हमारे साथ वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं. बट आई हैव कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैट, बिकॉज अगर आप किसी के साथ अच्छे हो, अगर यू शो सम काइंडनेस टू समबडी एंड यू नो हाउ द थिंग्स आर गेटिंग डन, सो दे आर beautiful people, beautiful souls in these companies also, even they are not on the high positions, even just if it is a forklift driver. अगर आप उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हो and he can go out of bounds, out of his duties to help you, even he load you sometimes earlier than another drivers who are waiting, who doesn't behave with that driver as a human being. बिकॉज मैं बहुत सारे ड्राइवर्स को देखता हूँ जो मिसबिहेव करते हैं, मतलब वहाँ के वर्कर्स के साथ. सो हाँ, आई रिकमेंड दैट यू शुड ट्रीट अनदर ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन, सो व्हिच हेल्प्स अ लॉट. I think in India we have those worker class for us, and we treat them differently, right? So I think that's actually on a human as a human being, you shouldn't treat someone like that. Yeah, exactly. And I think it's very important that you actually said this way. So जो जिस टाइप का आप ट्रक चलाते हो, इसमें कोई स्पेसिफिक एज है? जैसे कोई इंडिया से अगर आए या यहाँ पे कोई बच्चा हो जो एक्चुअल में ट्रक चलाना हो 18-19, और इज इट somewhat different age? As far as I remember, you should be of 21 years of age that then you can qualify to be a truck driver, even to start the process to make a license. आपको 21 साल की है. So ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहते हो आपके फेलो ट्रक ड्राइवर्स को जो एक्चुअल में मे बी कहीं पे बैठे स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ उनको यहाँ पे आना हो, और कौन से वो पाथ को फॉलो करें और कौन से पाथ को ना फॉलो करें? हाँ, सो द एडवाइस मेरे को लगता है जो मैं देनी चाहूँगा वो यही है कि जस्ट बी सेफ ऑन द रोड. द मोस्ट ब्यूटीफुल part about the European trucking is that you have some regulations in place which you must follow,
and you shouldn't listen to your company, because your company is not the one who is gonna decide how much you have to drive or you don't have to. There are regulations which companies and the driver as well have to follow. So be safe on the road, drive in the speed limit, अपने वर्किंग आवर्स को एक्सप्लॉइट ना करें ताकि आपको लाइसेंस आपका लूज़ करना पड़े इन फ्यूचर जाके, क्योंकि कंपनी उसमें आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज इट्स गोना बी योर फॉल्ट. या दैट्स इट. So thank you so much, Shanpreet, for giving us such a good advice, and it was such a insightful conversation I had. Thank you. Thanks to you for having me here, and it was such a lovely conversation with you guys. Yeah, thank you. Hopefully see you again. Yeah, definitely. Thank you everyone for joining us today, and stay tuned for more episodes like this. Please like and subscribe our channel. Bye.